स्वागत है आपका आज की हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को हम मैथ्स में बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर उनको पढ़ के जाने हैं अपने एग्जाम के लिए। देखिए, इस क्लास में भी ये बात क्लियर कर देते हैं हम कि आप जितना ज़्यादा मैथ में पढ़ पाए उतना ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ के जाइए, प्रैक्टिस कर कर जाइए खूब आगा के। लेकिन जो आज की क्लास में हम आपको चैप्टर बताएंगे या जो टॉपिक्स बताएंगे उन टॉपिक्स को छोड़िएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, आपको अगर नहीं पता है, फिलहाल तो पता होगा आपको, कि मैथ्स जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में वो दो पार्टों में बांट दी गई है। कौन कौन से वो दो पार्ट है? देखिए, एक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है और एक बुक है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। और दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 8 यूनिट्स हैं आपकी, यानी कि 4 यूनिट आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में मिल जाएंगी और 4 यूनिट आपको इंटीग्रल कैलकुलस की मिल जाएंगी। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि दो बुक्स हैं आपकी, इन्हीं को आपको पढ़ना होगा। अब हम इसमें आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है और आपको वो चैप्टर या वो टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन से वो चैप्टर है। पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस बुक की, ठीक है, जो पार्ट ए बुक है उसकी कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं छोड़ने हैं। देखिए, सबसे पहला जो आज का चैप्टर है वो है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का इनफाइनाइट सीरीज। भाई, इस चैप्टर को छोड़ने की भूल मत करिएगा, ये चैप्टर आपको पढ़कर ही जाना है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इस चैप्टर को पढ़ने में तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट देंगे, उस प्लेलिस्ट में इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। कुल मिलाकर 10 टेस्ट हैं और 10 टेस्ट जो है बहुत अच्छे से डिटेल में बताए हैं। साथ में हर क्लास में हमने ये बात भी कही है कि आपको भाई कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, और इस क्लास में भी बात बता रहे हैं भाई कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, सवालों को मत रटिएगा, क्योंकि इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। जब आपका मेथड क्लियर होगा, मतलब आपका टॉपिक क्लियर होगा, तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हैं 10 के 10 टेस्टों के जो हमने आपको सवाल बता दिए हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आपने वो टेस्ट रट लिए या टेस्ट के जो सवाल है वो रट लिए तो आप अगर कोई और सवाल आ जाता है तो नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए क्लियर कर दिया है हमने इस बात को कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट का भाई मतलब होता है कि आपको किस तरीके से सवालों को लगाना है, क्या क्या आप नियम जो है वो फॉलो करेंगे, किसके बाद कौन सा स्टेप आता है वो कैसे लगाएंगे, तो सारा कुछ डिटेल किया गया है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए, तो ये तो हमने बात बता दी इनफाइनाइट सीरीज की। साथ में ये भी जान लीजिए इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन जो है वो लगभग हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और अगर आपको नहीं पता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भाई 15 नंबर का आता है। अभी आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो पेपर दे चुके होंगे, सेम पैटर्न हमारा मैथ का भी होता है। 15 नंबर का एक लॉन्ग आता है और भाई कुल मिलाकर 3 लॉन्ग होते हैं, यानी आपके केवल 45 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और लगभग हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन दिख जाता है लॉन्ग में, ठीक है। तो इस चैप्टर को मत छोड़िएगा। अब चलिए बताते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा सीक्वेंस। देखा जाए तो सीक्वेंस चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है और साथ में ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है। लेकिन पूरे चैप्टर पे आप ध्यान दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन इसके सिलेबस में जो आपके 4 थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को मत छोड़िएगा। जो भी आपके सिलेबस में है, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता भी देंगे, ठीक है। तो 4 थ्योरम है उनको मत छोड़िएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर तो भाई आप 12th में भी पढ़कर आए होंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें क्या करना होता है, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में बेसिकली RHL, LHL और वैल्यू टू द फंक्शन आपको निकालना होता है। अगर तीनों एक दूसरे के तीनों बराबर आ जाते हैं, तीनों की वैल्यूज, तो हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर बराबर नहीं आते तो हम क्या कह देते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है। बस इतना सा होता है और ये बहुत आसान सवाल है। इन सवालों को आपने 12th में भी लगाया होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, मतलब अवकलनीयता जिसे कहते हैं, ये भी आपने 12th में पढ़ रखा है। इसमें भी RHD और इसमें LHD निकालते हैं। भाई यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, बताते हैं। देखिए,
RHL का मतलब क्या होता है? RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। क्या मतलब होता है? राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये लिमिट और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। ऐसे LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर क्या है? RHD है। D का भाई मतलब होता है डिफरेंट, या आप कह सकते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या कहेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों चीज़ें निकालते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं, मतलब इनकी वैल्यूज बराबर आ जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा फाई एक्स या एफ एक्स, वो क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। और अगर बराबर नहीं आएगा तो हम लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आपको आता है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट कर देते हैं। बहुत आसान सवाल है। अगर हम बात करें तो पूरी बुक में सबसे आसान चैप्टर भाई यही है। क्यों? क्योंकि ये आप 12th में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए। अब देखिए अगला चैप्टर, इसमें पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये भी भाई बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर तो आप तो सब बता रही हैं आसान है आसान है, पर यहाँ पर सही बताएं तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हमने ये चैप्टर लिखा है ये वाकई में बहुत आसान है। अगर आप इसका एक सवाल देखेंगे, मान लेते हैं आपने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, सारे लगभग सेम है, बस इसमें यही सारे सवालों में यही चीजें निकाली गई हैं। 1-2 सवाल देख लीजिए, बाकी कोई भी सवाल है आप लगा लेंगे। अब देखिए ऐसी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, इसमें क्या होता है? इसमें लिबनिज थ्योरम है। इस थ्योरम को मत छोड़िएगा भाई। इस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला, बस आप इस केवल एक फॉर्मूले को देखकर इससे कोई भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिबनिज थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इसके भी चांसेस है लॉन्ग में आने के, तो इसको भी मत छोड़िएगा। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की बात करें तो ये लॉन्ग में तो नहीं आती है, लेकिन इसमें 2 थ्योरम्स है, एक मैक्लूरिन थ्योरम और एक टेलर थ्योरम, यानी कि शॉर्ट में बोले तो MT और TT। इससे क्या आता है? क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि आपको एक्सपेंड द फंक्शन ऐसे करके आता है, यानी कि जो भी मान लेते फंक्शन दे रखा है 1 + x की पावर m, आपको क्या करना होता है? इसे एक्सपेंड करना होता है। और किस थ्योरम से आप करेंगे? या तो MT से करेंगे या TT से करेंगे। तो ये लिख कर नहीं आएगा, आपको खुद लगाना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी थ्योरम से इस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये भी वही चीज़ है, केवल आप इन दोनों फंक्शंस के ये थ्योरम नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों थ्योरम्स के अगर आप फॉर्मूले देख लेते हैं, बस काम हो जाएगा। बस आप एक एक सवाल दोनों के देख लीजिए, या 2-2 सवाल केवल देख लीजिए दोनों के, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। बहुत आसान है। मैक्लूरिन देखेंगे तो आपको टेलर भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए अगला जो चैप्टर है वो है पार्शियली डिफरेंशिएशन। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो आपने कर ही रखा है, 12th से ही आप सीखते आ रहे हैं अवकलन कैसे होता है। पार्शियली डिफरेंशिएशन वो भी आसान होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ इस तरीके से डेल बनाते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स लिखा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया XY Z। तो जो भी यहाँ पर ये फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा होता है, तो पार्शियली में केवल उसी का होता है, बाकी सारा कॉन्स्टेंट हम मान लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है यही डेल अपॉन में डेल एक्स XYZ, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है, तो यानी केवल आपको x वाले को देखना है, बस बाकी सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको x के देखेंगे यहाँ पर इतना डिफरेंशिएशन, तो x का तो 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा कांस्टेंट, यानी क्या बचेगा? केवल YZ बचेगा। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन में बेसिकली इतना ही होता है, बाकी सारी चीजें जैसी डिफरेंशिएशन में होती हैं वैसी ही रहती हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना है? आप इसके भी 1-2 सवाल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भाई यूलर थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट और प्रूवमेंट आता है, और साथ में वेरीफाई करने के लिए भी आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें होमोजीनियस फंक्शन है, चेन रूल है, तो इन टॉपिक्स को आपको मत छोड़िएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म, भाई ये भी बहुत आसान है। इसमें भी क्या करना होगा? नॉर्मली आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद इसमें जो फॉर्मूले हैं बस आपको फॉर्मूले अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा फॉर्मूले। जैसे कि e की पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, पूरा ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद e की पावर माइनस का x की क्या कैसे एक्सपेंड करते हैं, साइन x को कैसे एक्सपेंड करते हैं, कॉस x का फॉर्मूला होता है। तो पूरी ये क्या होती है? सीरीज होती हैं। तो इन सीरीज के आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं, और ये जो हमने शेयर भी कर रखे हैं, अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म के जितने भी फॉर्मूले वहाँ पर हमने आपको बता रखे हैं। तो फिलहाल तो इसके फॉर्मूले देख लीजिएगा, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप इनके सवाल भी लगा लेंगे। तो इसमें पूरे चैप्टर में मेन रोल जो है वो फॉर्मूले निभाएंगे, तो यानी आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है ज़्यादा। एसिम्पटोट की बात करें भाई, इसके केवल 3 सवाल देख लीजिएगा जो अलग अलग तरीके के हैं, हमने आपको चैनल पर बता भी रखे हैं
केवल इसके सवाल, इन पूरे चैप्टर में 3 अलग अलग तरीके के सवाल हैं, केवल उन तीनों को देख लीजिएगा। आप कोई भी सवाल है लगा लेंगे, हमने आपको बता रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर भाई ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमने आपको बताया है। उसके बाद इन्वेलप और इवल्यूट, ये भी चैप्टर काफ़ी आसान है, इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करते हैं। फिर उसके बाद टेंजेंट, नॉर्मल और कर्वेचर। इस चैप्टर में आपको क्या नहीं छोड़ना है, तो जो टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको ये जो आपको टू प्रूव दैट, ये काफ़ी बार आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ये प्रूव कर कर दिखाइए कि tan phi का मान r d थीटा अपॉन dr के बराबर होता है। कैसे आता है, कुछ इस तरीके से लिख कर आएगा, टू प्रूव दैट। तो आपको ये प्रूवमेंट करना होता है। तो बेसिकली भाई ये प्रूवमेंट पूरे चैप्टर में आप कोई सवाल पढ़ें ना पढ़ें भाई, इस चैप्टर से ये प्रूवमेंट ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद कर्वेचर की बात करें तो कर्वेचर में सबके एक दो सवाल देख लीजिएगा, सारे सेम है लगभग, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो कैसे निकालते हैं, रो ओरिजिन पर कैसे निकालते हैं, कर्व ऑफ कर्वेचर में इसमें 3-4 फॉर्मूले हैं अलग अलग। तो जो आप केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आप लगा लेंगे, तो इसके भी 2-3 देख लीजिएगा क्वेश्चन। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये सारे फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब अगर आप इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से सवाल लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने आपको ये 10 चैप्टर ऐसे बता दिए जो आपकी पहली बुक के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में अगर हम आपको पूरा मोटा बताएं तो भाई जितनी हमने थ्योरम्स इसमें बताई हैं उन थ्योरम्स को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वो थ्योरम तो आपको पढ़कर ही जानी है, ठीक है। और बाकी की अगर हम बात करें जिन्होंने 12th अच्छे से किया है, मतलब जिनका 12th बिल्कुल क्लियर है, तो उनके लिए तो ये जो बीच के जो चैप्टर लिखे हैं 3, 4, 5 और 6, ये चैप्टर उनके लिए हलवा है। कहने का मतलब है बिल्कुल ये चारों चैप्टर है। एक ये जो हमने ऊपर आपको बताया डिफरेंशिएबिलिटी वाला, लिमिट और कॉन्टिन्यूटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, एक्सपेंशन है, पार्शियली डिफरेंशिएशन और इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये बहुत आसान चैप्टर है उन बच्चों के लिए जिनका 12th बहुत उन्होंने अच्छे से मेहनत करके किया है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। अगर आप भी थोड़े से हो सकता है कमज़ोर हो, लेकिन इसमें चिंता मत करिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इनके एक बार 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आपसे भी हो जाएगा। अब बताते हैं हम आपको पार्ट बी, यानी जो आपकी इंटीग्रल कैलकुलस बुक है उसमें क्या क्या नहीं छोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो वेक्टर की अगर हम बात करें जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, इस बुक की यूनिट नंबर 4, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं। मतलब कि अगर एक से ज़्यादा, मतलब 3 अगर प्रोडक्ट एक साथ में दे रखे हैं फंक्शन में, वेक्टर में, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर इसमें 5 से 6 प्रूवमेंट है, शायद 5 ही हैं, उन प्रूवमेंट को देख लीजिएगा। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर में आप कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन कैसे होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, या लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे या कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करें डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, इसमें आपको इसमें आप पढ़ेंगे डेल के बारे में, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंट है, कर्ल है। भाई डेल क्या होता है, ये इस तरीके से जो उल्टा ट्रायंगल बनता है यही डेल है। ग्रेडियंट क्या है, ये भी यही होता है। डाइवर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट में भी आप क्या पढ़ेंगे, यही इसी तरीके से बनता है डाइवर्जेंट भी। और कर्ल क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। बेसिकली क्या होता है इसमें, देखिए अगर बात करते हैं डाइवर्जेंट की, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एक फंक्शन मान लेते हैं जो है f(x), मतलब f हमने एक फंक्शन वेक्टर मान लिया है। अब क्या किया, आपसे कहा गया डाइवर्जेंट निकालिए इस f का, तो आपको क्या करना होगा, डेल डॉट में f। भाई इस पूरे जो वेक्टर है इसमें इस डॉट और क्रॉस पर ही ध्यान दिया गया है। अगर आप इन पर ध्यान देते हैं तो ये चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को क्या कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कहीं पर भी डॉट या क्रॉस हटा दिया वहीं पर से सवाल गलत हो जाता है। तो इन पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि एक वेक्टर हमने मान लिया है, वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर, डाइवर्जेंट निकालने के लिए कहा गया तो आपको क्या कर दिया, डेल डॉट में एफ करके निकाल दिया, मतलब बीच में डॉट लगा दिया। कर्ल निकालने के लिए कहा गया तो डेल क्रॉस क्या कर दिया, मतलब बीच में क्रॉस लगा दिया। इसी तरीके से ग्रेडियंट निकालने के लिए कहा जाता है तो क्या करते हैं, डेल एफ निकाल देते हैं। इसमें बीच में ना ही क्रॉस लगता है ना ही डॉट लगता है। तो समझ में आया कि किस तरीके से आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फिर से बता देते हैं, ये जो डॉट क्रॉस और कहाँ पर डॉट नहीं लगेगा उस पर ध्यान दिया गया है, और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर आप केवल इन पर ही ध्यान देंगे तो इनके भी सवाल लग जाएंगे। उसके बाद गॉस
गॉस, स्टोक्स और ग्रीन्स थ्योरम। भैया इन पर बेस्ड सवाल अगर आप दो भी देख लेंगे काफ़ी हैं, इनफ है। और इनमें से ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूवमेंट पढ़ लीजिएगा। ये हमने आपको फिजिक्स की जो आपको मिलेगी PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूवमेंट सेम आप फिजिक्स वाली ही इसमें छाप दीजिएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर में आती है, ये भी लॉन्ग में। गॉस और स्टोक की बात करें तो ये मैथ की बात करें तो फिजिक्स में तो आ जाती है ये लॉन्ग में, लेकिन ये यहाँ पर स्टेटमेंट हो सकता है पूछ लिया जाए। फिलहाल तो इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, बस आपको क्या है इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि गॉस की बात करें तो डबल इंटीग्रेशन F डॉट DS निकालते हैं और क्या करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है और क्या करते हैं F डाइवर्जेंट F निकाल लेते हैं। ठीक है, और DV लिख देते हैं। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर ये आपको फाइंड आउट करना होता है, कैसे करेंगे तो डाइवर्जेंट F निकाल के फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करना है आपको, इनके एक बार फॉर्मूले थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके बाद आप इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। बीटा और गामा फंक्शन, इसमें अगर बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है, तो कुछ इसमें रिलेशंस हैं जैसे, और कुछ इसमें फॉर्मूले हैं, प्रूवमेंट है, उनको नहीं छोड़ना है। कैसे भैया, तो बताते हैं। जैसे कि कह दिया गया आपसे कि बीटा और गामा में रिलेशन बताइए, उसका प्रूवमेंट कर कर दिखाइए, आपको बताना पड़ेगा। प्रूवमेंट कोई दे दिया गया इस तरीके से, टू प्रूव दैट या शो दैट करके, वो भी आपको करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन तो आप वैसे भी लगा लेंगे, क्योंकि अगर आप प्रूवमेंट और रिलेशन पढ़कर जाएंगे, क्वेश्चन तो वैसे भी आप लगा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगते किससे हैं, जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं उसी से तो लगते हैं। इसमें एक है डुप्लीकेशन फार्मूला, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक फार्मूला इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो 0 से π/2 लिमिट होती है इंटीग्रेशन में, और साइन M थीटा और कॉस M थीटा D थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से जो बनाते हैं, गामा होता है, गामा M+1/2, गामा N+1/2 और अपॉन में 2 M+N+2/2। ये पूरा एक प्रूवमेंट है अपने आप में, और इस फॉर्मूले से कईयों सवाल लगते हैं। तो ये फॉर्मूला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूवमेंट भी, और साथ साथ में इससे सवाल बहुत लगते हैं भाई, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो बेसिकली हमने आपको मोटा मोटा बता दिया कि इस चैप्टर में जो भी प्रूवमेंट है, रिलेशन है, वो आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद डिरिचलेट थ्योरम जो है और इसमें मल्टीपल इंटीग्रल, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। आप ही कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए मल्टीपल इंटीग्रल की बात करें तो जैसे कि इसमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन लगा दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दिया तो आप फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पढ़ेंगे। उसके बाद डिरिचलेट थ्योरम का भाई स्टेटमेंट और प्रूवमेंट बहुत आता है, इसको भी मत छोड़िएगा। साथ में इससे जो बेस्ड सवाल है, अगर आप इसका स्टेटमेंट और प्रूवमेंट पढ़ लेते हैं, सवाल तो वैसे भी लग जाएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है सवालों में भी। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। कुल मिलाकर इसमें 2 फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन जो डिरिचलेट वाला प्रूवमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन चैप्टर है, इसमें भी आपको लेंथ निकालनी होती है, और फिर उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, ये दोनों चैप्टर भी आपस में कनेक्टेड हैं। क्योंकि अगर आप रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, कुछ लेंथ की कर्व्स, मतलब कर्व की लेंथ बताई गई है, जैसे कि कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। ठीक है, कार्डियोइड की कैसी हमारी वो होता है, फिगर होता है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होती है। तो अगर आप ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ते, बहुत बड़ा नहीं है चैप्टर, कुछ ही चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ेंगे, फॉर्मूले बेस्ड पूरे क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे भाई इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूले याद होंगे तो भी आपके इसके क्वेश्चन लग जाएंगे, और अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते तो ये चैप्टर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें द रीमन इंटीग्रल की, भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, और हो सकता है ये चैप्टर आपके समझ में भी ना आए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसमें से, ये जो 4 थ्योरम हमने लिखी हैं, इन 4 थ्योरम्स को मत छोड़िएगा। एक ये और इसमें डॉर्बैक्स थ्योरम है, इसका भी स्टेटमेंट और प्रूवमेंट आता है, और साथ में एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रल, ये ऐसे भी आ सकता है, या और करके जो हमने लिखा है इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर आप पढ़ें इस चैप्टर को या ना पढ़ें, लेकिन ये 4 थ्योरम्स को मत छोड़िएगा, और हो सकता है ये पहली वाली थ्योरम ही आपके एग्जाम में आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाली सेकेंड, ये जो 4th वाली लिखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो 3rd वाली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल है तो ये वाली भी, लेकिन आपको हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने आपको बता दिया। तो भाई इस क्लास में जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट थे और जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, वो सारे चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और साथ में फिर से जाते जाते ये बता देते हैं कि इतना जितना भी हमने आपको बताया है ये छोड़िएगा नहीं,
क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मत रखिएगा कि आप इतना ही केवल पढ़ के जाए जितना हमने आपको बताया है, इतना तो पढ़िए ही पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप साथ में इसके साथ में जो भी आप जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद आपको ये लग रहा होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर कितने 10 लिख रखे हैं चैप्टर, और यहाँ पर हमने कितने 8 लिख रखे हैं। ये देखने के आपको 18 चैप्टर लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लेके जब बैठेंगे ना, ये कुल मिलाकर 18 ज़रूर चैप्टर है, लेकिन कुल मिलाकर ये दोनों किताबें हैं, ठीक है। तो इस भूल में मत रहिएगा कि केवल इतना ही हम पढ़ के चले जाएंगे पास हो जाएंगे, तो इस भूल में मत रहिएगा। अगर आप इनको पढ़ने बैठेंगे, अगर हम हाँ इतनी गारंटी तो ले रहे हैं कि अगर आप केवल यही पढ़कर जाते हैं तो पास बहुत आराम से हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भाई खूब खूब प्रैक्टिस कर कर जानी पड़ेगी। और जब तक अगर आप प्रैक्टिस कर कर नहीं जाएंगे तो कोई भी सवाल आपसे हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो याद रखिए, सवाल तो पढ़िए ही पढ़िए, मतलब क्वेश्चन को लगा लगा कर आपको कई बार देखना है, ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बार तो लगाकर देख ही सकते हैं आप। तो प्रैक्टिस कर कर जाइएगा, क्योंकि इसलिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे वहाँ पर कोई भी सवाल नहीं हिलेगा। तो आई होप इस क्लास में आपको पूरा अच्छे से डिटेल कर पाए होंगे। क्लास थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। एक बच्चे ने पूछा था हमसे, तो इसलिए हमने बता दिया है। और जिनके 12 तारीख को पेपर भी है, 12 अप्रैल को, तो वो ज़्यादा टेंशन ना लें। जितना भी हमने पढ़ा दिया है, जैसे कि इन्फानाइट सीरीज़ पढ़ा दिया है, एसिम्प्टोट पढ़ा दिया है, रोले की अभी तक प्रमेय पढ़ा दी है, अभी रोले के बाद आपको लैग्रेंजियन है, कॉची है, वो भी सब पढ़ा देंगे बहुत आसान तरीके से। तो जो भी कहीं नहीं पढ़ना है तो वो भी ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। अब आपको भाई पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भाई फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ ही टाइम है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 5 दिन है, 4 दिन है आपके पास, तब भी आप पढ़कर पास आराम से हो सकते हैं। तो इस क्लास में इतनी रखेंगे। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो जो भी टॉपिक जितना ज़्यादा हमसे हो पाएगा आपको उतना ज़्यादा करा देंगे। कोई डाउट हो रहा है आपको तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस क्लास में इतनी रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के काम में थोड़ी पीछे रिसर्च लगती है, ऐसी कोई चीज़ हवा में नहीं आ जाती है, ठीक है। तो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।